ओके, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अब आते हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके हम पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, और फिर इसके एग्जांपल्स पे हम जाएंगे। तो प्रोपोर्शन क्या था, हमने पढ़ा था रेशो क्या होती है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है। और जो प्रोपोर्शन है ये रिलेशन बिटवीन टू रेशोज। ये हमारे पास रेशो थी ए रेशो बी, और इसमें हमने पढ़ा था कि ए जो है वो एंटीसीडेंट है और बी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। ये एक रेशो है। अगर हम एक और रेशो लिख लें जो कि सी रेशो डी है, इसमें भी हमें कन्फर्म है कि जो ए है वो सी जो है वो एंटीसीडेंट है और डी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं, इन दोनों रेशोज के बीच में, तो वो प्रोपोर्शन बन जाएगा। और वो हम रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डबल कॉलम्स लगा के, या फिर इक्वालिटी भी लिखते हैं, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। दोनों ही प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर सिंबल प्रोपोर्शन का यही वाला है, ठीक है। इक्वालिटी भी आ सकती है। डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज प्रोपोर्शन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर जो है ये ए बी सी डी फोर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये फोर क्वांटिटीज आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं। ये हमारे पास है ए और ये है डी। ये दोनों जो है बिल्कुल एंड पे लिखी हुई हैं इस स्टेटमेंट के। तो ये, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास बी और सी हैं, ये इनको बोलते हैं मीन वैल्यूज। ये दोनों मीन वैल्यूज हैं, और ये ए और डी जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना है। अब ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करती हैं, किसी प्रोपोर्शन के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट। तो अगर हम ए और सी का प्रोडक्ट लें, तो सॉरी ए और डी का प्रोडक्ट लें, तो ए डी आ जाएगा। वो हमेशा इक्वल होगा जो मीन वैल्यूज हैं उसका प्रोडक्ट मीन्स बी सी के। ये आपने याद रखना, ये फॉर्मूला है जो कि आपको आगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये प्रोपोर्शन का फॉर्म, ठीक है। ये आप याद रखना है, आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रोपोर्शन के, वो उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आपने फॉर्मूला इसको याद रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको स्लाइड से एक दफ़ा देख लें, फिर हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज, या फिर रिलेशन बिटवीन टू रेशोज। सिंबल मैंने आपको बता दिया, और ये स्टेटमेंट भी बता दी है, और फार्मूला भी लिख दिया कि स्लाइड में भी लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ठीक है। और इस प्रोपोर्शन के दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसके क्वेश्चन आते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में मोस्टली आए होते हैं वो कंपाउंड प्रोपोर्शन के होते हैं। उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन भी आ जाता है, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। वैसे तीन टाइप्स होगी, इनवर्स, डायरेक्ट और कंपाउंड। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं कि इसकी सिंपल एग्जांपल्स क्या हैं प्रोपोर्शन की, जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उससे रिलेटेड। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसके एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, जिसमें सिर्फ आपसे पहले एग्जांपल। अच्छा देखिए, स्टेटमेंट में लिखा आ जाए क्वेश्चन, या फिर वैसे डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाए, तो परेशान नहीं होना है कि इसमें क्या है। आप स्टेटमेंट को ब्रेक करके जो है वो पढ़ें, ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें गिवन क्या है और हमसे वो रिक्वायर क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी, आपने पी की वैल्यू है, पी को अननोन है, ठीक है, एक वेरिएबल है अननोन है जो आपने फाइंड आउट करना है। और इफ द रेशो, एक रेशो हमारे पास दिया 2p+5 रेशो 3p+4, ये एक रेशो है, ठीक है, इज इक्वल टू 3:4। एक रेशो है 2p+5 रेशो 3p+4, ये एक रेशो है। ये किसी दूसरी रेशो जो कि 3:4 है उसके इक्वल है। देखिए स्टेटमेंट के अंदर और इस तरह से लिखने में, इस तरह से लिखा तो आपको क्या पता चल गया कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, बताएगा कोई।
हाँ जी, आप में से को बताइए स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सर ये एक पी रेशो प्लस है, ये भी एक रेशो है, उनके प्रपोर्शन में। बीच में इक्वल, इसमें इक्वल का साइन आ। हाँ जी, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, ये रेशो है, ये भी एक, ये एक रेशो है, ठीक है, उसमें दो, एक रेशो के अंदर दो क्वांटिटीज हैं, ये एक रेशो है, दूसरी, ये एक रेशो आ गई, दूसरी रेशो आ गई। तो हमने अभी पढ़ा है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के अंदर कि टू रेशोस की इक्वलिटी है। तो देखिए एक रेशो ये और एक रेशो ये, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, मीन्स डैट ये इक्वल हैं दो रेशोस। जब दो रेशोस इक्वल हैं तो वो एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि प्रोपोर्शन है, तो फिर तो इसको हमें अननोन को फाइंड करना कुछ मुश्किल ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी हैं, 2p+5 और 4, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले हम, 2p+5 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल टू होगा किसके, क्योंकि फार्मूले में हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो फिर एक्सट्रीम में क्या लिखा हुआ है, 3p+4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है जो कि प्लस माइनस करने वाली है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने वाली होगी, तो आप इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 जो है वो 2p से होगा मल्टीप्लाई तो 8p बन जाएगा, और 4 5 से होगा मल्टीप्लाई तो 20 बन जाएगा। 3 3p से होगा तो 9p बन जाएगा। 3 4 से होगा मल्टीप्लाई तो 12 बन जाएगा। हमें यहाँ पे फाइंड करना है p को, तो p वाले टर्म्स को एक साइड पे लिख लें और बाकी टर्म्स को एक साइड पे लिख लें। तो आप जिस मर्जी को शिफ्ट कर लें, इसे 8p को दिला के माइनस कर लें, 12 को दिला के माइनस कर लें, तो 20 ऐसे ऐसे लिखा आ गया। ये 12 प्लस था, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 9p लिखा हुआ है, इधर से 8p को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसकी भी साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 8p माइनस का बन गया, 12 आ जाएगा, और 9p में से 8p माइनस करें तो सिर्फ p रह जाएगा। तो p हमें क्या मिल गया, p हमें मिल गया है जी, 8 p इज इक्वल टू 8। 8। तो देखें वो जो पीछे हमने हाँ जी, जो पीछे हमने प्रोपोर्शन पढ़ा, उस प्रोपोर्शन ने क्या किया, हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर दी है। अगर आपको उसकी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ना पता होती तो शायद ये क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स के एग्जांपल्स करेंगे, और फिर उन एग्जांपल्स को देखेंगे रियल लाइफ में वो कैसे क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती हैं। ओके, एक एग्जांपल ये होगी। अब अगर आप दूसरी एग्जांपल, ऐसे सबको समझ लगी इस एग्जांपल की? यस सर। कोई यस ऐसा सर स्टूडेंट हो आगे। जिसको, ठीक है, किसी को ना समझे तो वो बता दें, किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी पॉइंट का तो पूछ लें वो। ओके, हाँ जी, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, कह रहा है कि इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7:6। अच्छा, इसको पहले थर्ड को देखें फिर सेकंड बताता हूँ कि थर्ड फर्स्ट लेता है। कहता है फाइंड अननोन 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट नज़र ही आ रहा है कि एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोपोर्शन का सिंबल भी लिखा हुआ है, बीच में दो रेशोज हैं और उनके बीच में जो है वो प्रोपोर्शन लिखा आ गया। तो मीन्स ये भी एक प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है। तो कैसे इसको करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल किसकी होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, ठीक है, हो जाएगा ना ये? जी सर। यस सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक रेशो है ए रेशो बी, एक रेशो है ए रेशो बी जो कि इक्वल है 7:6 के, और उसने कहा है कि एक रेशो आपके पास गिवन है 2p सॉरी 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर इस रेशो की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, a और b की। अगर हम a और b कहीं से निकाल लें और उस a और b को यहाँ पे लिखें तो हमें इस रेशो की वैल्यू मिल सकती है। अब वो a और b हमें कहाँ से मिलना है, वो उसने पीछे भी एक रेशो बता दी, एक प्रोपोर्शन बता दिया कि एक रेशो जो कि a रेशो b थी वो इक्वल है 7:6 के। तो हमें अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो ए और बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दें, हमें यहाँ से किसी अननोन को नहीं निकालना,
हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ से देखनी कि क्या होगी। अच्छा, एक बात और मैं ऐड कर दूं जो मैं पहले नहीं बता पाया, वो ये, जब दो रेशोज का ऐसे कंपैरिजन हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि जो पहली रेशो है उसका एंटीसीडेंट दूसरी रेशो के एंटीसीडेंट की हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, पहली रेशो का एंटीसीडेंट दूसरी रेशो के एंटीसीडेंट के इक्वल होगा। मींस जो ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। और फिर सेम ऐसे ही जो पहली रेशो है उसका कॉन्सिक्वेंट दूसरी रेशो के कॉन्सिक्वेंट के इक्वल होगा, तो फिर बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे आप दो रेशोज को कंपेयर करें तो वहां से आप एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के इक्वल लिख सकते हैं और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट के इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं कर सकते आप कि ए और 6 का आपस में प्रोडक्ट कर लें, बी और 7 का प्रोडक्ट कर लें, वो ठीक है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसा भी हम करेंगे जब हमें किसी अननोन को फाइंड करना होगा, और हम ये कंपैरिजन करके भी वैल्यूज लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको सामने लिख दी। अब जो आपको 7 और 6 यहाँ से मिल गया है, अब आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमें इस रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3a हमने यहाँ से निकाला 7 प्लस 5b हमने निकाला 6, रेशो 7 6 माइनस 5a हमने निकाला 7। तो 7 3 का 21 प्लस 6 5 30, रेशो 7 6 42 एंड 7 5 35। 21 30 करें ऐड तो 1, और 3 to 5 51, एंड 42 में से 7 माइनस करें, 35 माइनस करें तो 7, तो 51 रेशो 7। अब देखें 51 रेशो 7 के अंदर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 51 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है रेशो की। ये जो मैंने अभी बोला नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर्स का, तो इसके ऊपर हमारा एक टॉपिक भी है, मतलब एक लेक्चर है, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे नंबर्स को। अभी इस पर आपने परेशान नहीं होना कि मैंने बात क्यों बोली है प्राइम नंबर्स की। फिलहाल आप यहाँ पे यही याद रखें कि ये दो नंबर जो हैं ये किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इनको मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमने रेशो ऊपर लिखी हुई थी, ये वाली रेशो, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 51 रेशो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर हो गया जी ये सब आपको? यस सर। ठीक है। ओके, एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, और वो ये कि देखिए अभी मैं ईच एंड एवरी स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए ये मैंने यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन का लिखा, क्योंकि हमें टेस्ट के अंदर अगर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, हमें वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, मीन्स अगर एमसीक्यूज लिखा आ गया तो उसके लिए सोल्यूशन की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ उसके एमसीक्यूज को टिक करना है आपने, उसका क्वेश्चन आपसे ये है। लेकिन हमें क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह की सिंप्लीफिकेशन रेफर करना पड़ता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि हमें मिनिमम स्टेप करने पड़े सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब मिनिमम स्टेप कैसे पॉसिबल हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस वाले स्टेप को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि डायरेक्ट भी आप 21 30 42 एंड 35 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये काम होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर हमें इस तरह से ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर उसके टाइम हमें चाहिए होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कवर उतार के दो ना, इसको कवर उतार के दो, कवर उतार के दो ना। Okay, next Marcos, next example, example number 4. Find the cost of 8 kg mangoes if 5 kg mangoes cost 250 रुपीज़। इस क्वेश्चन को हम तीन तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि जैसे हम यूनिट मेथड लगा सकते हैं, जो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन उस पर अप्लाई हो सकता है, तो वही भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शन का, तो हम इसको विद प्रोपोर्शन ही सोल्व करेंगे। लेकिन अगर यूनिट से सोल्व करना पड़े तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो है वो 8 kg मैंगोज की हमने कॉस्ट को फाइंड करना है, और 5 kg की कॉस्ट जो है वो 250 रुपीज़ है। तो 250 से हम यूनिट प्राइस निकाल लेते हैं, मीन्स 250 अगर 5 kg की प्राइस है तो हम 1 kg की प्राइस वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, 250 को 5 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 50 रुपीज़ आ जाएंगे, मतलब हमारे पास 1 kg मैंगोज जो हैं उनकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है।
अब अगर हमें 8 केजी की कॉस्ट फाइंड करनी है तो 8 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 आंसर मिल जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोज होगी। अब हम इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन से करते हैं, क्योंकि टॉपिक हम प्रोपोर्शन का पढ़ रहे हैं। प्रोपोर्शन से कैसे करना है? बच्चे मुझे बताएं, यहाँ पे कितनी तरह की क्वांटिटीज लिखी हैं आपको नजर आ रही हैं? इस एग्जांपल में कितनी क्वांटिटीज हैं? 3। 4, 3 नहीं 4 है, ठीक है। क्वांटिटीज 2 हैं और उनके आगे उनकी मतलब दो दो कह लें कि उस एक टाइप में 2 क्वांटिटीज दी हैं, और वो 2 मेन क्वांटिटीज यहाँ पे कौन सी हैं? प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट है और साथ में मैथ्स है। देखिए मैथ्स और कॉस्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं दी हुई। अब कॉस्ट भी 2 तरह की है और मैथ्स भी 2 तरह के हैं, ठीक है। तो हम रेशो बनाएंगे, जो कॉस्ट है कॉस्ट के साथ रेशो बनेगी और मैथ्स की मैथ्स के साथ रेशो बनेगी। अब हम पहले जो है वो कॉस्ट की रेशो बनाते हैं। कॉस्ट रेशो कॉस्ट और प्राइस रेशो प्राइस, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे? देखेंगे उसने क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोज। हमने 8 केजी की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। और जो है वो चाहिए, एक बात में लिख दी यहाँ पे मैथ्स आना है, कॉस्ट के साथ यहाँ पे आएगा मैथ्स, मैथ्स रेशो मैथ्स, या फिर आप वेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 केजी हमारे पास जो है वो मैंगोज हैं और उनकी कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अगर ये रेशो हमारे पास है, उसकी फर्स्ट क्वांटिटी ये एंटीसीडेंट है जो 8 केजी है, और उसकी कॉस्ट को अपने यहाँ पे लिखना है। बताएं मैं इस वाले पे लिखूँ या इस वाले में लिखूँ? फर्स्ट पे इसलिए क्योंकि जब आपने दो रेशोज को कंपेयर करना है, तो मैंने बताया कि जो एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट की इक्वल होना चाहिए। तो हमें 8 केजी की प्राइस अगर फाइंड करनी है तो हम 8 केजी को कंपेयर भी फर्स्ट वाली एंटीसीडेंट के साथ ही करेंगे, क्योंकि मैंने 8 को यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है तो इसकी प्राइस भी फर्स्ट में लिखेंगे। अब अगर मैं 8 को यहाँ बाद में लिखूंगा तो उसके प्राइस को भी यहाँ बाद में लिखूंगा। वो आपकी मर्जी है कि आप 8 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं या फिर यहाँ पे लिखते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे लिखेंगे उसके कोरस्पॉन्डेंस जो पीछे रेशो होगी उसकी पोजीशन की वही लिखेंगे जो 8 की थी। अब हमारे पास उसने कहा कि 5 केजी की प्राइस जो है वो 250 है, तो दूसरा मैथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 केजी और उसकी प्राइस है 250। तो देखें ये एक स्टेटमेंट बन गई जो कि प्रोपोर्शन था, ठीक है। अब इसका एंटीसीडेंट x है और इसका एंटीसीडेंट 8 है। पता है कि 8 हमारे पास जो है वो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो हमने लेट कर लिया। और 250 कॉस्ट 5 केजी की प्राइस है, तो आपके सामने 5 केजी जो है वो 250 रुपीज़ में लिखा हुआ है। अब हम ये प्रोपोर्शन है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेंगे। एक्सट्रीम में 5 और x है तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 5x, और मीन में 250 और 8 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 8। हमें यहाँ से क्योंकि x को फाइंड करना है, कि 5 इधर आके 250 से और 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 250 को 8 के साथ, तो 250 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 में 0 लगेगा, कितने कैरी आ जाएंगे 4, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 22,000। 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 2000। हमें x को फाइंड करना है तो साथ में 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 5 को जब हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। क्योंकि देखें अब इस नंबर के 2000 के लास्ट में 0 है, ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 4 का 20 अगर 2 0 आ जाएंगे तो 400 रुपीज़, ठीक है। 400 रुपीज़ हमने वैसे यूनिट प्राइस वाले मेथड से भी 400 ही निकाला था, और प्रोपोर्शन का मेथड से भी हमने 400 ही निकाला। मेथड जो मर्जी आप लगाएं, सोल्यूशन डेफिनेटली एक, जो रिजल्ट है वो एक ही मिलेगा, उसमें चेंज नहीं आती। समझ लगी एक एग्जाम्पल की भी, कि अगर आपको खुद से ऐसे स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए तो आप कैसे बना सकते हैं? हाँ जी बताएं, सब लोग क्लियर है ना? यस सर। जी सर। यस सर क्लियर है। ठीक हो गया। बाकी ये अभी फोर्थ एग्जाम्पल में अभी आप लोगों को नहीं करवा रहा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो आगे जब हम इसके टाइप्स को पढ़ लेंगे ना प्रोपोर्शन की, फिर वापस से मैं सॉल्व करूँगा। अब हम चलते हैं इस सर ये फिफ्थ वाली ना? हाँ जी लास्ट वाली करवाने को तो अभी भी इसको हम कर सकते हैं, जिसमें मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर आपको प्रोपोर्शन का कंप्लीट आइडिया हो जाएगा ना, तो फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या करना है, ठीक है।
ओके, अब आगे आते हैं जी प्रोपोर्शन की टाइप्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ जी बताएं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है? सर एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू जब बढ़ रही हो तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। एक वेरिएबल को सर अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वेरिएबल जो उसके साथ क्वांटिटी होगी वो भी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, अब कितना ही है, साथ में कुछ और भी होगा इसके ऐड। इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है ए और एक है बी, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करने लगे, अगर ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अगर ए डिक्रीज होगा तो बी भी डिक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मीन्स अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या अगर हम एक को कम कर रहे हैं दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब इसकी मुझे रियल टाइम एग्जांपल बताएं जो आप डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं, मीन्स के ये डेली लाइफ पे अप्लाई हो सकती हो ये वाली एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। कोई एग्जांपल बताएं। सर जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा तो महंगाई भी जो है वो बढ़ेगी, ये हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। डॉलर का अगर हम उसका रेट इंक्रीज करेंगे या तो हमारे जो है वो महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ सिंपल एग्जांपल में ये है कि अगर आपके पॉकेट में 20 रुपए हैं और आप उनसे जो है वो 10 कैंडीज परचेज कर सकते हैं, और अब आपको घर से पैसे नहीं मिलते हैं, आपको 10 रुपीज़ मिलना शुरू हो गए हैं, तो अब 10 रुपीज़ में आपकी कैंडीज़ भी कम हो जाएंगी, ठीक है। हमने अगर नंबर ऑफ कैंडीज़ को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो हमें अपनी पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम अपनी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे तो कैंडीज भी इंक्रीज हो जाएंगी, अगर हम पॉकेट मनी कम करेंगे तो कैंडीज भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। और सेम ऐसे अगर हम कम करेंगे तो अपने पैसे, तो हमारी जो चीज़ है जो हम परचेज करने जा रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसकी एग्जांपल जो है यहाँ से एकदम उसको पढ़ लेते हैं। स्लाइड्स में से कह रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज डिक्रीज इन अदर, ठीक है। एक क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी भी अगर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे तो वो जो प्रोपोर्शन होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब उसकी एग्जांपल उसने दी है, फास्टर द स्पीड ऑफ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स, ठीक है। अगर हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस हमारा जो है वो कम कवर होगा। ओके, दूसरी है एग्जांपल इसकी, स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर इट्स सरकमफेरेंस। अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस छोटा होगा तो उसका सरकमफेरेंस भी कम होगा। हाँ जी, ये पता है आपको सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सेंटर सर्कल का वाला सर्कम जो अहाता किया होता है उसमें जितनी जगह घेरी होती है। हाँ जी, ये हमारे पास सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। तो जो सर्कमफेरेंस सर्कल का वो सर्कल की बाउंड्री है। ये सर्कल जो है ये इसकी बाउंड्री, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर है सर्कल का। सर्कल के सेंटर से सर्कल के जो है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस का किसी एक पॉइंट तक के डिस्टेंस को, ये पॉइंट सेंटर है और ये सर्कल का पॉइंट है, इनका पॉइंट है बीच में जो डिस्टेंस है इसको सर्कल का रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, लेकिन ये है कि दोनों रेडियस में फर्क है, ठीक है। ये रेडियस जो है वो कम है और ये रेडियस जो है वो ज्यादा है। अगर ये रेडियस कम है तो सर्कल का सरकमफेरेंस भी कम होगा, अगर ये का सरकमफेरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, 2πr। तो देखें आप, सर्कल का सर्कमफेरेंस डिपेंड भी किस पे कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। आपको नजर भी आ रहा है ये सर्कल बड़ा है छोटा है, और इस पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रेडियस कम है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कम है, और ये सर्कल का सर्कमफेरेंस ज़्यादा है क्योंकि सर्कल का रेडियस भी ज़्यादा है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस या बाउंड्री एक ही बात है। ओके, अब इनवर्स प्रोपोर्शन पे आते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो डायरेक्ट का रेसिप्रोकल है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज
सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो। जी मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी जी सर सर अभी आई क्लियर है, है। काफी देर से नहीं ठीक है, आई। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई रियल टाइम एग्जांपल बताएं इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। सर इसकी एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब सर जब ज़्यादा बंदे होंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर हम बंदों की तादाद कम कर दें लेबर की तो दिन बढ़ जाएंगे। ज़्यादा बंदे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मीन नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अगर हम जो है वो अपने जो लेबर है हमारी, अगर हम उसको कम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कि एक इंक्रीज हो चीज़ हम जाएंगे। इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपके इनवर्स सर प्रोपोर्शन की ड्रग में एग्जांपल भी है। एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, इन्वर्स में भी। नहीं नहीं, रिवर्स में देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ डेज है और लेबर है। हमने लेबर लेबर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे ना किसी काम को तो करने के लिए। ओके, तो सर ड्रग में भी यही वही है ना कि नहीं नहीं एक चीज। नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट में था, अगर हम एक चीज इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी, इसमें एक इंक्रीज तो करेंगे सर फिर दूसरी डिक्रीज दोनों के होगी। तो सर दोनों के दोनों जो हेड ना या ऊपर होंगे या नीचे होंगे एरो। अगर डायरेक्ट होगा दोनों के साइन एक तरफ होंगे, या ऊपर होंगे या नीचे होंगे, दोनों एक तरफ आपने होंगे। ना आपने जो मैंने राइट भी किया ना, वही मैं कंफ्यूज थी। आपने एक का हेड ऊपर है और एक का हेड नीचे है, हाँ वो तो इन इनवर्स के इन्वर्स लिए में ऐसा ही आती है। होगा। हाँ जी, वो इनवर्स के लिए ऐसे थे, लेकिन डायरेक्ट में दोनों ऊपर किए हुए थे मैंने। नहीं सर, आपने एक नीचे था, और भी चीजें कंफर्म नहीं, करने में वो वही मैंने क्वेश्चन। बाद नहीं, में दोनों दोनों ही देखिए मैं ऊपर आपको थे या दोबारा से, दोनों ही नीचे थे? हाँ जी सर एक ने मिनट मैं उसमें दोबारा, दोनों पॉसिबिलिटीज बताई थी, अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी वाली भी डिक्रीज होगी, वो आपको हाँ जी कंफ्यूज ये देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला है। सर ये देखेंगे यहाँ, ये आपने इन्वर्स की बताई थी। ये इनवर्स की है। ये देखिए, ये मेरी बात सुने, ये दोनों एक के लिए नहीं है। जो मैंने ये वाला एरो ड्रॉ किया है ना, ये वाला, ये एक मैंने कंपैरिजन किया ये वाला, कि अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर हम एक को डिक्रीज कर देंगे तो बी 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 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बताई है, और दूसरी पॉसिबिलिटी इन एरोस के साथ थी। अब तो मैंने पहले एग्जांपल बताई थी ए रेशो ए और बी के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो मैंने ये लिखा हुआ था कि ए अगर हम इंक्रीज करेंगे बी भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर हम ए डिक्रीज करेंगे तो बी भी डिक्रीज होगा।
तो ये वाला एरो है, ये वाला और ये वाला, ये पहले कंपैरिजन के लिए थे, और ये वाला दूसरे कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, अब जो है वो हम चलते हैं इसकी क्वेश्चंस के ऊपर। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है जी? उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आ जाए और इनवर्स प्रोपोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, मीन स्टेटमेंट ऐसी होगी, काम ऐसा होगा जिसमें जो है वो 3 क्वांटिटीज आ जाएंगी, और 3 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, तीनों का आपस में इनवर्स भी हो सकता है, और तीनों का आप जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट और इनवर्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट में आते होते हैं, तो इसी की हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल अभी नहीं, हम बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड। अच्छा, कंपाउंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन में करवाने लगा हूँ। इस कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने का जो है वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, और आपने इसी को ही फॉलो करना, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही गलती होगी। जो मैं बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एमसीक्यूज को जो है वो टिक करना है, हमें वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना। तो अगर हम एमसीक्यूज का सोल्यूशन एक सिंपल मेथड से विदाउट कंफ्यूजन पता चल जाए तो हमें और क्या चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल हम उसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं क्या, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 hour per day to compute a job in 12 days. How many days will 12 students in a group working 2 hours per day to finish the same job? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट को पढ़ के वैसे ही डर जाएंगे। ठीक है, इतनी लेंथी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या करना है, उसमें 4-5 क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, तो मुश्किल काम है, अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करके और समझ के पढ़ेंगे, तो ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में भी हो जाएगा। वो कैसे? आपको पता चल गया कि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर वो क्वांटिटीज देखनी जिनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, और क्वांटिटीज यहाँ पे कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट्स हैं, डेज हैं, और इसके अलावा टाइम है। ये 3 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और जितनी भी क्वांटिटीज आपको नजर आएंगे, 3 होंगी मैक्सिमम, आपने उन तीनों को पहले ऐसे अपने पेज के ऊपर लिख लेना, और उनमें से जो अननोन होगी जिसको फाइंड करना है उसको सबसे पहले लिख लें। आप उसको सेंटर में नहीं लिखना, कभी सबसे पहले लिख लें उसको। ठीक है, और यहाँ पे अननोन क्या है जी हमारे पास? हाउ मैनी डेज, तो आप डेज को लिख लें पहले। ठीक है, बाकी जो वहाँ जहाँ मर्जी लिखें, स्टूडेंट्स हैं आप स्टूडेंट्स लिख लें, और देन हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डेज हैं स्टूडेंट्स, और टाइम है, तो यहाँ मैंने टाइम लिख दिया, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाटा फिल करते हैं। स्टेटमेंट को अब दोबारा से हम पढ़ेंगे, जो जो कहता जाएगा यहाँ लिखते जाएंगे जो उसने बताया हमें। अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ओके जी, यहाँ पे लिख दें 10 स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग 1 hour, 1 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे लिख दें। पर डे टू कंप्यूटर जॉब इन 12 days, और 12 दिनों में वो काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट खत्म होगी। अब आगे रीड करते हैं। हाउ मेनी डेज, कि डेज बताएं कितने होंगे, मींस दैट डेज हमने फाइंड करने हैं, तो उसको लेट कर लें वेरिएबल के साथ, एक्स के साथ, अननोन है ये। हाउ मेनी डेज विल 12 स्टूडेंट्स अब 12 हो गए इन अ ग्रुप वर्किंग 2 hour, आप 2 घंटे वो काम करते हैं, तो बताएं कि कितने डेज में वो काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट को पढ़ के हम डाटा फिल कर लिया। अब इसको करने के लिए आपको जो है वो बहुत आसान काम है, इसमें करना क्या आपने, जो आपके पास अननोन होगी ना हमेशा, उसका एरो आपने हमेशा ऊपर लगा देना है, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो। अगर वो कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो जो अननोन होगा उसका एरो हमेशा ऊपर लगा देना आपने। ठीक है, और उसको लिखना भी आपने पहले है सबसे, और उसका एरो भी हमेशा क्या लगाना है आपने, ऊपर लगाना, सेम ऐसे। अब इन दोनों के एरोज हमने डिसाइड करने हैं कि ऊपर होंगे कि नीचे होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कंपाउंड प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आ सकता है, इनवर्स भी आ सकता है, तो तीनों क्वांटिटीज का आपस में, तीनों आपस में रिलेशन डायरेक्ट में भी आ सकती हैं, तीनों आपस में इनवर्स में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स मिक्स भी हो सकते हैं। अब हमें उनके अननोन के साथ ही 2 क्वांटिटीज का रिलेशन है, तो हमने इस अननोन क्वांटिटी का इन दोनों के साथ कंपैरिजन करना है, एक टाइम पे एक कंपैरिजन करना है। समझें कि यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखना बनता है कि नहीं बनता, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहले हमारे पास नंबर ऑफ डेज 12 थे, तो स्टूडेंट्स 10 थे। ठीक है, एक काम है जिसके लिए जो है वो 10 दिन रिक्वायर है और 10 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बताएं कि अब उस काम को करने के लिए कितने डेज चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे? कम चाहिए होंगे।
कम चाहिए होंगे। तो देखिए हमने एक चीज इंक्रीज की है, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इन डेज का और स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन कौन सा बना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कि इनवर्स प्रोपोर्शन का? इनवर्स। इनवर्स है। इनवर्स का। अगर इनवर्स होगा तो एरोस की डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट होगी, यस ऐसे ही यस है। सर। तो ये तो हमने पहले डिसाइड कर चुके हैं कि हमेशा ऊपर लगानी है, तो फिर इसकी एरो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए कि ये ऊपर लगा चुके हैं, इसके साथ इसका कंपैरिजन करना आसान होगा कि एरो पता नहीं ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, इसका ऊपर है इसका नीचे लगा दें, बस दैट्स इट। एक के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अब हमने टाइम का जो है वो देखना है कि स्टूडेंट्स डेज के साथ रिलेशन कौन सा बनता है। स्टूडेंट्स का चेक कर लिया डेज के साथ, अब टाइम का डेज के साथ। जब आप टाइम का देखेंगे तो स्टूडेंट्स को भूल देना कि नहीं लिखे हुए, एक टाइम पे एक कंपैरिजन ही होना है, स्टूडेंट्स को भूल जाएं, टाइम और डेज का कंपैरिजन करें। अब देखिए कोई काम था जिसको हम 12 डेज में करते थे और डेली 1 घंटा काम करते थे, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, दिन में 2 घंटे काम करना शुरू कर दें, तो अब हमें नंबर ऑफ डेज ज्यादा चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे? कम। कम चाहिए। होंगे, ठीक है। हम इसका एरो भी नीचे। हमें टाइम इंक्रीज की, हाँ जी, हमें टाइम इंक्रीज किया, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मींस डेज का और टाइम का आपस में रिलेशन कौन सा बना, इनवर्स रिलेशन बना। अब इनवर्स रिलेशन के एरो कैसे लगाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लगाते हैं। ये तो पहले से ऊपर है तो इसका एरो भी ऐसे आपस में नीचे आ जाएगा। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डिक्रीज तो डेज हो रहे हैं तो उसका एरो हमने ऊपर क्यों लगाया, वो मैंने आपको पहले आंसर कर दिया था। वो आंसर ये था कि हमें वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना, हमें एमसीक्यूज को टिक करना है। इसीलिए हमें ये एरो हम ऊपर लगा के चाहे लिखें या नीचे लगा के लिखें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। हम इसका अगर एरो एरो नीचे लगा देंगे तो ये दोनों एरो फिर ऊपर चले जाएंगे और उसमें भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमें एमसीक्यूज को टिक करना है, ना कि वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। इसलिए जो है आप ये है एरो हमेशा ऊपर लगाएं और इसकी बेस पे आप इन दोनों को डिसाइड कर लें कि उनका एरो ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। अब एरोस लग गए, मुश्किल काम यही था। अब सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कैसे आपने निकालना है कि जो अननोन क्वांटिटी है वो इक्वल होगी, अननोन है इन दोनों के प्रोडक्ट के। और लिखना कैसे है इसको, अगर आपने ऐसे एरो लगाया हुआ है तो एरो के अंदर जो टेल होगी उसकी वैल्यू ऊपर लिखनी है और उसको हेड के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। टेल की वैल्यू आपने क्या करनी है, ऊपर लिखनी है और उसको हेड के साथ क्या कर देना है, डिवाइड, और इक्वल टू का साइन लगा देना है। और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से कि पहले एरो की वैल्यू फिर हेड की वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास सॉरी टेल की वैल्यू फिर हेड की वैल्यू। यहाँ पे टेल पे क्या लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय 12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ लगी कि मैंने ये एरोस कैसे लगाया और ये आपस इधर में कैसे लिख ली? ये किसी इधर को मेरे क्वेश्चन तो पूछ लें। हाँ जी पूछें। सर आपने ये बताया ना कि मतलब जो अननोन होगा उसकी टेल को जो है वो ऊपर लिखना है अननाउन के और लिए नहीं, नहीं नहीं, जी किसी के लिए भी हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो, जिसके लिए भी हो। अगर एरो लगा हुआ है तो एरो को अगर आपने ऐसे डिवीजन में लिखना है तो पहले टेल की वैल्यू लिखिए, बाद में नीचे हेड की लिखने। सब में ऐसा किया मैंने। देखिए यहाँ पे टेल, ये नहीं। टेल है ये हेड है। तो टेल पे क्या पड़ा हुआ है एक्स, तो एक्स को मैंने हाँ 12 से डिवाइड किया। यहाँ पे टेल पे अच्छा क्या पड़ा हुआ इधर है, भी 10। 12। हाँ जी टेल, हाँ जी नहीं यहाँ पे टेल। टेल पे, ये टेल है ये हेड है, जिस तरफ एरो का वो हेड हाँ होता जी। है। तो हाँ जी टेल अब पे समझ आ 10 है तो गई। 10, ठीक है। यहाँ भी टेल पे 1 है और जो है हेड है वहाँ पे 2 है तो 1/2 आ गई। क्लियर है जी सबको, ये मैंने कैसे इसको लिखा और एरोस कैसे लगाया, यहाँ तक तो क्वेश्चन तो पूछ लें। ओके, अब हम सर यहाँ से अगर आंसर एक्स को फाइंड, निकाल। हाँ जी जी पूछें। नहीं सर मैंने बोला मैं तो आंसर भी इसका ओके, निकाल लिया। अच्छा ओके ओके गुड। हम यहाँ से देखिए अगर एक्स को फाइंड करना है तो ये 12 यहाँ से खत्म करना है और 12 यहाँ पे क्या डिवाइड, अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स इज इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। ये 12 यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 से 5 10 कैंसिल करें तो 5, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। और एक्स हमारे पास क्या चीज थे, डेज थे। मींस जहां पे पहले हमें 12 डेज रिक्वायर्ड थे, अब वहां पे कितने डेज से हमारा काम चल जाएगा, 5 डेज हमें चाहिए होंगे, ठीक है। उसी काम को करने के लिए जिसमें 12 डेज थे, अब 5 डेज। क्लियर है जी सबको? यस सर। किसी का क्वेश्चन हो? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का।
अब ये कुछ एग्जांपल्स आगे हैं, ये सारी आप लोगों ने सोल्व करनी है। ये हो सकता है कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ इनवर्स का और हो सकता है कि ये हमारे पास कंपाउंड से भी रिलेटेड हो। तो ये अब आप लोगों ने सर स्टेटमेंट हमें पढ़ के सेंड खुद, कर दीजिएगा। जी स्लाइड्स में भेज दूँ ग्रुप में। अब आप लोगों ने ये खुद देखना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बनता है। अच्छा देखें, यहाँ पे दो क्वांटिटीज होंगी ना, ये दो एक तरह की क्वांटिटीज होंगी, तो वो डायरेक्ट या इनवर्स होगा। जहाँ पे तीन क्वांटिटीज आ जाएंगी तो वो कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसे बताएं मुझे जरा ये एग्जांपल फर्स्ट कौन सी है, कंपाउंड प्रोपोर्शन की या फिर डायरेक्ट या इनवर्स की है? ये कंपाउंड है, आकार कवर वाली। फिर देख लेंगे। इसमें टाइम है और बस स्पीड है, तीसरी क्वांटिटी कोई नहीं है। डिस्टेंस है लेकिन सर डिस्टेंस उसने डिस्टेंस बताया भी तो है है ना। ना, लेकिन उसने बताया नहीं डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना था। वो बस जितना जितना भी कवर किया है कर लिया है। डिस्टेंस में दोनों जगह पे कुछ नहीं बताया कि पहले कितना कवर किया बाद में कितना किया, मतलब कि हमें डिस्टेंस के बारे में सोचना भी नहीं है, जितना भी कवर किया। ठीक है, सर हम तो अगर कोई कंफ्यूज हो तीसरी गए ना। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, अगर तीसरी क्वांटिटी होगी तो उसमें उसकी वैल्यूज भी गिवन होंगी। अगर डिस्टेंस यहाँ हाँ पे जी, है तो कोई ना डिस्टेंस कोई की एक वैल्यूज, होगी। हाँ जी, उसकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई डिस्टेंस के बारे में। मीन्स वो जस्ट बता रहा है कि डेफिनेटली जब कार चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ना, तो वो आपको कंपैरिजन करवाना चाह रहा है किसका, स्पीड का और टाइम का। अब चलिए हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। आप देखें अगर हमारे पास 5 घंटे हैं और हम 60 किलोमीटर से जो है वो गाड़ी को चला रहे हैं, तो जितना भी डिस्टेंस था हमने कवर कर लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि अब टाइम आपके पास 5 आवर्स की जगह पे 3 आवर्स हैं, तो अब आप मेरे ख्याल से बाइक हो या गाड़ी हो, आप आसपास नहीं देखेंगे, चाहे किसी में लगे चाहे ना लगे, आप भगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है, वो टाइम कम हो गया ना। हमें डिस्टेंस अगर कवर करना है तो स्पीड हमें क्या करनी पड़ जाएगी, बढ़ानी पड़ जाएगी। टाइम कम है, स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने। तो फिर कौन सा क्वेश्चन होगा, ये डायरेक्ट हुआ, इनवर्स हुआ या कंपाउंड हुआ? इनवर्स। इनवर्स हुआ। हमने क्या किया, टाइम हमने कम कर दिया, तो हमें गाड़ी की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो एक चीज डिक्रीज हुई, दूसरी क्या होगी है, इंक्रीज होगी। तो ये वापस इनवर्स का क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सेकंड वाला देखें जरा, अ टेबल ऑफ ये वैसे इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, आप देख के बताइए। स्टेटमेंट पढ़े, कहते हैं कि A takes 14 steps to fill a swimming pool in 10 hours. How much time will it take 5 steps to fill? अब देखिए, कहते हैं कि A कोई बंदा है, उसने क्या करना है, 14 स्टेप्स जो हैं वो फिल करने हैं, और कितना उसको टाइम लग रहा है, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब अगर उसने वही 5 स्टेप्स फिल करने हो तो उसको टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? सर कम अगर वो लगेगा। काम में लगेगा। ज्यादा देखिए पहले ज़्यादा 14 लगेगा टाइम। स्टेप्स, नहीं काम सर में ज्यादा लगेगा। नहीं पहले लगेगा। 4 नहीं बताता हूँ, 14 स्टेप्स थे तो 10 आवर्स थे, अब स्टेप्स 5 हो गए तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा। ये भी तो इनवर्स ही है। मतलब हाँ, ये नहीं डायरेक्ट है, एक चीज डिक्रीज की, दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। हमने नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज किए हैं तो वहां पे टाइम भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों चीजें ही कम हो रही हैं, तो ये भी डायरेक्ट का क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला इनवर्स का था, ये डायरेक्ट का है। सर आपने जो पहले एक बात बताई है कि जहाँ पे दो एक जैसी वैल्यूज मतलब होंगी तो उनके दरमियान जो हम्म, है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो अगर हम्म। उनके दरमियान एक थर्ड वाली होगी वो डिफरेंट होगी तो फिर वो कंपाउंड होगा। हाँ, अगर थर्ड वाली होगी तो साथ में उसके बारे में कोई उसकी वैल्यूज बताई होंगी तो वो कंपाउंड बनेगा। देखें ऊपर, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है तो डिस्टेंस तो तीसरी क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि पहले कितना कवर हो रहा था, अब कितना कवर हो रहा है। हाँ, अगर वो पहले ये बता देता कि पहले जो है अगर 5 आवर्स थे और 60 किलोमीटर की स्पीड थी और डिस्टेंस पोस्ट कर लें कि 50 किलोमीटर वो कवर कर रही थी, अब बताएं जी उसने स्पीड इंक्रीज कर ली है, टाइम हमने डिक्रीज कर, बताएं अब डिस्टेंस कितना होगा। तो 3 क्वांटिटीज आ गई, तो डेफिनेटली वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि डिस्टेंस वो कवर करेगी, कितना करेगी हमें नहीं पता। हमने बताना है कि स्पीड का और टाइम का आपस में रिलेशन क्या होगा। ठीक हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया? आपके क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन तो पूछ लें। यस सर क्लियर। ठीक है, अब बातें हैं पीछे नहीं जरा। सर मुझे तो नहीं ये वाला, ये टेक्स 14 स्टेप्स वाला ना मुझे नहीं अच्छा, मैं बताता हूँ, इसके हम एग्जांपल चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि आपने जो है वो अपने घर में 2 रूम तो उनकी सफाई करनी है और आपको 2 घंटे लगते हैं। ठीक है,
मैं आपसे कहता हूँ अब आपने एक रूम की सफाई करनी है, ठीक है, पहले 2 रूम थे, 2 घंटे लग रहे थे, अब एक रूम है तो टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा वरना। कम हाँ लगेगा, हाँ जी कम। तो यहाँ वही कह रहा है कि पहले हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसके 14 स्टेप्स हैं और उनको फिल करना है, तो 14 स्टेप्स को फिल करने के लिए टाइम लग रहा था 10 आवर्स का। अब वही स्टेप्स कम हो गए, 5 हो गए, तो अब टाइम क्या लगेगा? कम कम हो लगेगा। जाएगा। कम। तो तो हम सर लेके ये नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो गए, डिक्रीज, कम हो गया नंबर ऑफ स्टेप्स, जी जी जी। तो हाँ टाइम भी जी क्या हो रहा तो है, कम हो रहा है। हाँ ठीक है, जी दोनों ही कम हो गई हैं। तो अगर एक हाँ जी। कम हो अब और एक मुझे ज्यादा समझ आई है। हो अब डायरेक्ट। मैं बोलूँ अब सर, ऊपर जी इसी जी बोले। इन्वर्स हुआ है क्योंकि 5 आवर्स में हमने 60 किलोमीटर पर हाँ हार जी। किया था। अब 120 किलोमीटर पर आवर में हम लोग कितने हमने वो स्पीड बढ़ा दी तो हमारे आवर्स भी कम हो गए, तो इसलिए डेफिनेटली वो इन्वर्स हुआ। अब वही समझ ना, आई है। हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमें कम लगेगा, हम गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे वो 14 स्टेप्स थे, उनको फिल करने में 10 आवर्स थे, अब स्टेप्स 5 हैं तो टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही हो गया, क्लियर है अब आपको? जी सर। हाँ जी अब एक एग्जांपल जो मुझे आप लोगों ने आंसर करनी है, फर्स्ट वाली एग्जांपल बताएंगे कौन सा प्रोपोर्शन है। सर, ये डायरेक्ट है पहली वाली। डायरेक्ट, हाँ जी, बाकी लोग भी जरा बताएंगे कौन सा प्रोपोर्शन है, एक सर तरफ से डायरेक्ट डायरेक्ट ही आंसर। है। डायरेक्ट है, हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं। सर डायरेक्ट डायरेक्ट है, अच्छा। ये मैं बताऊं आप लोगों को, ये कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है, ये बस इसलिए मैंने एग्जांपल ऐड की ताकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर सकूं, ठीक है। कि और इसको मैंने ऐड भी इसी प्रोपोर्शन के साथ भी इसलिए किया है कि आप प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट जो है उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन सोल्व करने की कोशिश लाजमी करेंगे, और पेपर में एमसीक्यूज में जब जैसे आप सोल्व कर रहे होंगे ना इससे प्रोपोर्शन के थ्रू, तो उसका आंसर भी दिया होगा और आपको बड़ी खुशी होगी कि देखिए मैंने प्रोपोर्शन से सोल्व कर, आंसर भी एमसीक्यूज में वही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अब देखें वो कैसे, कह रहे इफ इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल 2 एग्स टुगेदर, क्या वर्ड आ गया है, टुगेदर का एक साथ बॉयल करने हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 10 एग्स टुगेदर, हम 2 अंडे जो हैं वो बॉयल कर रहे हैं 5 मिनट में, और 2 अंडे इकट्ठे बॉयल कर रहे हैं एक ही बर्तन में। अब अगर हमें 10 अंडे बॉयल करने हैं इकट्ठे, तो क्या उनके लिए टाइम ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा? नो नहीं सर, नहीं 5 ही फाइव 5 मिनट मिनट्स ही लगेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐड किया ताकि आप टॉपिक के पढ़ने के बाद उसी तरह सोचें, लेकिन ऐसा नहीं करना, स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से पढ़ना है। आप अगर स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम यही है कि अपने स्टेटमेंट को अच्छा तरीके से 1 मिनट लगा के अपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर स्टेटमेंट आपने सही से अंडरस्टैंड कर ली तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसका सोल्यूशन फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा, और उसका आंसर भी आपको मिलेगा ऑप्शंस के अंदर। अगर आप इस पर प्रोपोर्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो प्रोपोर्शन से जो भी आंसर आएगा वो एमसीक्यूज में मौजूद होगा, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि देखिए टॉपिक के थ्रू हमने सोल्व किया तो आंसर भी गिवन है, मीन्स हमने सही कर लिया। लेकिन अगर आप उसका दूसरा जो है फेज देखें तो क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिसने इस क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट का मतलब बदल दिया, और वो है टुगेदर, ठीक है। टुगेदर का वर्ड बता रहा है कि वो काम एक दफा ही करना है आपने। अगर 5 अंडे हैं, 10 अंडे हैं, उनको एक दफा ही बॉयल करना है, तो अगर 2 के लिए 5 मिनट है तो 10 के लिए भी 5 मिनट ही होंगे, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया? जी सर। अब आपका हमारा यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप होता है। हमने एक टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन को डिटेल के साथ पढ़ लिया है। अब यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, आप उनको लाजमी सॉल्व करना है ताकि आपके जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। और डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू जब आप डिफरेंट तरह से सोचेंगे कि स्टेटमेंट है इसको हमने प्रोपोर्शन के साथ कैसे रिलेट करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप मुझसे पूछ लें आप जो आपने ओके पूछना है। सर। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, आपने बहुत अच्छा किया।
चलें जी, ठीक हो गया। सब लोग जो हैं वो क्लियर हैं, किसी का कोई पॉइंट नहीं है पूछने वाला? सर ये अनम मैथ का पहला बशीर, लेक्चर था? जी फर्स्ट लेक्चर है ये। हाँ जी अनम बशीर, आपको यस क्लियर है सर सब? क्लियर है। ठीक है। यस सर नुमान क्लियर है। निसार, ठीक है। नुमान निसार, अक्सा कियानी, यस सर। ठीक है। हमीद गुल, आयशा खान, हमजा जी सर महमूद, क्लियर है। ठीक है। जी सर हमजा क्लियर। महमूद, ठीक है। मोहम्मद अयूब, यस सर। ठीक है। मोहम्मद हारिस, यस सर क्लियर है। ठीक है। मोहम्मद साद, सुहेब सियाल, यस सर क्लियर है। ठीक है। सुगरा अमान, ऑल क्लियर सर, ठीक है। ओके जी, हम फिर लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं स्लाइड्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, और कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। वो आप लोगों ने लाजमी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कोशिश करनी है उनको सॉल्व करने की। और अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हुए, तो आप लोग जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं पूछने के लिए कि सर इसको कैसे करना है। अगर कोई ज़्यादा मसला समझ पड़ गया है कि ये पता नहीं अब इस पॉइंट में कुछ चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं कि नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप और में जो है वो सर लेक्चर भी सेंड जी करवा दीजिए। मैंने कहा रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर सेंड करवा दीजिएगा। हाँ जी, वो मैडम सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। और अगर आपने कुछ वैसे पूछना हुआ, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो और आपने कुछ पूछना हुआ, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके सर पूछ आप सकते हैं ग्रुप ग्रुप में में। ऐड है? जी मैं ग्रुप में, तीनों ग्रुप जो आपके हैं अभी, जो आप लोगों ग्रुप सर बना ये हुआ है उसमें ऐड हो। पेप, सर किस नेम पेपर से ऐड है? एम जमील असमी के नाम से। मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगा, तो जिस नंबर से स्लाइड्स आएंगी जो है वो आप जो है उस नंबर पे सेव कर लीजिएगा, और उसी पे आपको पूछना तो आप ओके पूछ सर। लीजिएगा, ठीक है। ओके हाँ सर। जी। सर ये पेपर में इसी तरह बेसिक मैथ आती है, एडवांस भी आती है, डेरिवेशन नहीं इंटीग्रेशन? कोई एडवांस कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए एक बंदा जिसने सिंपल बीए किया हुआ है और आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपका बैचलर्स होना चाहिए और किसी भी फील्ड में होना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर वो पूछेगा तो वो अनफेयर होगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने बैचलर्स में या फिर अपने इंटर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक मैथ को देखना है, और वो आपकी फील्ड कुछ भी हो, या जो एबिलिटी है, इसको जनरल एबिलिटी बोलते हैं, ये एबिलिटी है ये हर एक को होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के इस तरह के बेसिक टॉपिक्स को सॉल्व कर सके या उस पर काम कर सके, ठीक है। सर वो इस वजह जी से पूछा सर। क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एफएससी में आती है ना, एफए तक तो है वो हाँ टॉपिक। जी जी एफएस में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आती है बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर आपको आपका सब्जेक्ट पेपर है उसमें तो ज़रूर आएगा। अगर मैथमेटिक्स आपका लेक्चरशिप है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या, आपकी जितनी भी कोर्सेज हैं आपके बीएस मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा आपसे। लेकिन इस बेसिक मैथ जो भी आपने पढ़ना है किसी एक जनरल जॉब के लिए, उसके लिए सिर्फ यही बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। हमारे तकरीबन 5 से 6 टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, और वो सारे टॉपिक्स होंगे जो जिन जिन से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो उसका टॉपिक पढ़ा हुआ है वो हम लेक्चर पढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका लेक्चर है हम वो पढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका लेक्चर है हम वो पढ़ेंगे। आपके माइंड में जो है वो इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम पढ़ेंगे। मतलब जो जो आपका ये भी होगा माइंड में कि उस तरह क्वेश्चन आते हैं वो एज से रिलेटेड आते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, तो उनका भी लेक्चर हमारे पास है, वो भी पढ़ेंगे। मतलब मीन्स जो जो क्वेश्चन आपके इस पेपर के लिए जिन टॉपिक्स को टच करते हैं, हम उन सारे टॉपिक्स को जो है वो बड़े बेसिक लेवल से जैसे आज हमने किया है वैसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज। ला ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।